चलिए ठीक है। अब यस मैम। ऐसे ठीक है या पहले जैसे ठीक था? क्योंकि उसमें मुझे फिर आप लोग नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अगर ठीक है तो चलते हैं। कैसे बताऊं? चलिए ओके। इसको हटाने के लिए एक बार 1 मिनट और मैं देख लेती हूँ। अच्छा, पूरा हो नहीं रहा है। मैं चाह रही थी इसे पूरा कर। मे बी मैम वो स्लाइड शो में हो सकेगा मेरे ख्याल से। नहीं, चलिए हो कंपैरेटिवली हो गया। चलिए ओके। तो हमने ये देखा कि हमारा जो शरीर है बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना है, सिस्टम से मिलकर बना है। वो सिस्टम हमारे ऑर्गन से मिलकर बनते हैं और ऑर्गन्स हमारे जो है टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज हमारे जो है वो भी किसी चीज से मिलकर बनते हैं और वो मिलके बनते हैं कोशिकाओं से। और कोशिका ही हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो कि क्रियाशील है, फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे शरीर की छोटी इकाई हमारे शरीर, ठीक है, लेकिन जो कार्य करती है। परंतु ये सेल भी बहुत चीजों से मिलकर बना है लेकिन जिसको हम कहते हैं कि हम अपने क्रिया की ही बात करेंगे। तो इसके बाद यहीं पर एक स्ट्रक्चर है सेल जो होता है, सेल क्या है, जैसे बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड दैट कैरी आउट लाइफ एक्टिविटी। मतलब ये फंक्शनल यूनिट है, जितने की हमारे शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर खुद भी ये कार्य हो रहे होते हैं। और ये सेल भी किसी से कुछ चीजों से मिलकर तो बनता ही है ना। किन चीजों से मिलकर बनता होगा सेल, आप तो कुछ बताएं। सेल वॉल मैम सेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें। सेल ऑर्गन्स इसके अंदर भी, हाँ, छोटे छोटे इसके खुद के अंग होते हैं। ये सेल भी अपने उन छोटे छोटे अंगों से ही मिलकर बना है, लेकिन वो छोटे छोटे अंग किन चीजों से मिलकर बने हैं? प्रोटीन, लिपिड्स और कुछ डीएनए, आरएनए। ये सब प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, और वो सब किससे मिलके बने हैं? अगर हम और सूक्ष्मतर पे जाते जाएं वो भी किस कार्बन की श्रृंखला और नाइट्रोजन की जो श्रृंखलाएं रहती हैं, अणु कह सकते हैं। अणु हम कहेंगे, एटम्स हम कहेंगे, है ना। एटम्स हमने वो पहले पढ़ा, अगर आपने कभी पहले पढ़ा होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कभी। छठी सातवीं कक्षा में हम पढ़ते थे, तो हम एटम्स की बात कहेंगे। एटम्स जो होते हैं, तो अणु हम जो होता है सबसे सूक्ष्म जो होता है। तो अणु यहाँ पर जो बनते हैं हमारे, वो भी अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। वाटर का क्या हमारा जो है उसका, वाटर का क्या हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? H2O। मतलब 2 हाइड्रोजन के जो है उसमें एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का है ना। तो वो क्या है, वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम कहेंगे कि वो क्या है, उसमें ऐसे जीवन नहीं है, लेकिन वो हमारे को जीवन देने वाले बन जाते हैं, है ना। तो उन चीजों से मिलके फिर क्या बनता है, हमारा सेल बनता है, इसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, तो फंक्शनल यूनिट ये बनता है। लेकिन हम कहेंगे कि कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है ना, वो सिर्फ हमारे एक तरह से एक एलिमेंट्स में आ जाते हैं हमारे, और मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मिलके हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं, वही कंपाउंड्स मिलके हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो सेल जो है हमारा सबसे छोटी इकाई है जो कि हमारे को जीवन, इसमें क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ से एक तरह से जीवन शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे एक सारा कार्य होने का
शुरू हो जाता है। यही कोशिकाएं मिल मिल के क्या बनाती हैं, टिश्यूज को बनाती हैं, ऊतक। उसके बाद ऊतक जो होते हैं हमारे, आगे हम अभी इनके विस्तार में पढ़ेंगे, तो कितने प्रकार के ऊतक होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सेल्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही जो है वो ऊतक बनाते हैं, ऊतक जो मिलके बनाते हैं हमारे अंग बनाते हैं, अंग कई प्रकार के अंग मिलके हमारे शरीरों के तंत्रों को बनाते हैं। और जब इतने सारे तंत्र हमारे शरीर में अपने अपना कार्यभार संभाल रहे होते हैं, तो हमारा एक जो है शरीर बन का निर्माण होता है, शरीर बन जाता है। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस स्क्रीन में देख रहे हो। अब सबसे छोटी इकाई जो है हमारे शरीर की वो है सेल। ठीक है, तो आज अभी मैं सेल के बारे, ठीक है, यहाँ से अभी इसको नहीं मैं कराती आपको, इससे पहले हम यहाँ तक कराती हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे एक हमारा सेल है। ठीक है, हमारे शरीर में जो होते हैं बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत। ठीक है, अरबों खरबों की संख्या में हमारे शरीर में सेल होते हैं, सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। जैसे कि ये कक्षा है, आप देखते हो, है ना, और कितने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ाने हैं। सबको पढ़ाने के लिए हमारे सबके एक अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, टीचर्स अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी हम लोगों को काफी कुछ चीजें करते हैं। कोई नोट्स शेयर करेगा, कोई ये रिकॉर्डिंग का ध्यान रखेगा, कोई उसे यूट्यूब पे अपलोड करेगा। सबके काम है ना, मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने का है। किसी का काम हम लोगों ने किया होगा कि आप यूट्यूब पे ये अपलोड करेंगे, किसी का काम होगा कि नोट्स वगैरह बच्चों को करने, अगर बच्चों को कोई दिक्कत आएगी, किसी को जो है उसको यहाँ पर क्लासेस उसे प्रॉपर नहीं मिल रही, लिंक नहीं गया है, कोई लिंक देने का है ना। तो इस तरह से अलग अलग विभाग होते हैं, तो सब मिलजुल के काम करते हैं, सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ है ताकि हमारे कार्य अच्छे से हो। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के सेल होते हैं, सबका कार्य बटा हुआ होता है। एक कॉमन जो सेल होता है वो इस तरह का होता है, जो कि आप देख रहे हो, अलग अलग आकार के होते हैं वैसे तो ये। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर छोटे 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 इस सेल के खुद के अंग हैं, इसीलिए इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग है, ऑर्गेन्स है, ऐसे ही इसके खुद के ऑर्गेन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कोशिकाओं के भी जो होते हैं अंग होते हैं, और उन सबका काम बटा हुआ है। और इसकी खुद की भी, जैसे हमारे शरीर में चारों ओर हमारी चमड़ी होती है, स्किन होती है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही इसकी खुद की एक चार दीवारी होती है ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नथु गहरा घुस जाएगा, इसको परेशान करने लगेगा, कुछ भी, अरे ले अपना सामान दे दे, या ये सामान मुझे चाहिए दे दे, है ना। तो इसकी खुद की जो है एक बाउंड्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको खुद कंट्रोल करने के लिए इसका खुद का एक ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत डिटेल में हम आगे बैठेंगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक सेल है। अब सेल मिलके क्या बनाते हैं हमारे शरीर में, वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज। कितने तरह के, 4 तरह के, ये याद रखना, 4 तरह के ऊतक, हिंदी में हम ऊतक बोलते हैं, टिश्यूज कॉमनली, क्योंकि टिश्यूज हम सुन रहे हैं तो सुना ही होगा आपने, है ना, कॉमनली लैंग्वेज में हम यही है, लेकिन हिंदी की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ऊतक कितने तरह के हैं, 4, जिसमें से कि हमारे हैं संयोजी ऊतक, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक जो कि हमारे मसल टिश्यू होते हैं, और तंत्रिका ऊतक हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सिर्फ 4 ही हमारे टिश्यूज होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में जो है किसी भी अंग को बनाने का काम करते हैं, यही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये मैम एक बार फिर से प्लीज, हाँ, अभी हिंदी और इंग्लिश ऐसे करिए प्लीज मैम, मैं मराठी हूँ इसलिए प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं पे यस मैम। लगेगी कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ ये क्लास सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वाली है, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। अभी ये मैं वो पूरा डिटेल में इसको बहुत टाइम लेके पढ़ाया जाएगा, तो आप परेशान मत होइए। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला होता है संयोजी ऊतक, जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, दूसरा होता है उपकला ऊतक, जो कि हमारे होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इन सबके भी काम बटे हुए हैं, सबका काम अपने अपने हिसाब से बटा हुआ है, विस्तार में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे।
तीसरा जो हमारा ऊतक है वो है पेशीय ऊतक। पेशीय हम मसल्स को बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू, इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, हमारा तंत्रिका। यस, वेरी गुड। ठीक है ना, नाम से ही आप इसको समझ सकते हो। तो काम के बारे में आगे विस्तार में करूंगी, लेकिन आपका कोई भी बॉडी का अंग जो बनता है, कोई भी चीज जो बनती है, वो इन सबके चारों के प्रेजेंस से ही बनती है, इनकी प्रेजेंस ही होती है। हालांकि कई चीजों में कुछ जो भी फेरबदल होता है तो वो आपको बताया जाएगा, लेकिन कॉमनली ये इन सब की वजह से ही होती है। अब ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे शरीर के अंग। ठीक है, तो ह्यूमन ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, हाँ मैंने प्रकाश जी इसको बताऊंगी, उन्होंने कहा था ना हम अंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये इसीलिए मैंने जब आपको बोला था कि सिर्फ अंग नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि अंग किन किन चीजों से मिलके बन रहे हैं, ऊतक किस चीज से मिलके बन रहे हैं, अंग और सब मिलके आपस में क्या बनाते हैं ना, इस वजह से। लेकिन आप भी वैसे सही थे। तो ह्यूमन ऑर्गन्स हमारे शरीर में आप देखिए कितने प्रकार के हैं। हमारे मस्तिष्क में है ना, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो हमारा एक अंग है। हमारे हृदय में हमारा हृदय भी एक अंग है, जो कि हमारे रक्त परिसंचरण केंद्र का हिस्सा है। ठीक है, गले में आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड है, वो ऑर्गन नहीं है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। हमारे फेफड़े हैं, हमारा जो है जठर या उदर, या जिसको हम आप लोग पेट कहते हो, पर पेट नहीं, हम उसको एसएच कहेंगे नॉर्मिकल में। आपका पूरा पेट एसएच होता है, एब्डोमन, पर हम अगर सिर्फ अपने स्टमक की बात करते हैं उसको जठर या उदर हम कह सकते हैं। फिर हमारा जो लीवर होता है उसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। फिर हमारी जो होती है किडनियां होती हैं, जिनको हम वृक्क बोलते हैं। हमारी आंतें हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर हमारी पेशाब की थैली। ये कई प्रकार के हमारे शरीर के अंग बने हुए हैं, जो कि किससे मिलकर बने हैं, हमारे 4 प्रकार के ऊतकों से। और ऊतक किससे मिलके बने हैं, कोशिकाओं से। ठीक है, अब ये अलग अलग जो अंग हमने देखे, कहीं पे मस्तिष्क है, कहीं पे फेफड़े हैं, कहीं पे हृदय है, इन सब का भी काम बटा हुआ है। फेफड़ों का काम फेफड़े ही करेंगे। क्या करते हैं फेफड़े, श्वास को भरना और छोड़ना। वो काम हृदय तो नहीं करेगा, वो हृदय का काम है रक्त को पंप करना, कि आपके शरीर के अंदर रक्त जो है भली भांति जो है वो उसका परिसंचरण होता रहे, वो चलता रहे लगातार, है ना। सबका काम बटा हुआ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सहयोग से ही है ना। सबका काम एक दूसरे के सहयोग से ही है। एक जना जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता, जैसे अकेला पहाड़ नहीं फोड़ सकता है, ऐसे ही हमारे शरीर में सब अपने अपने लेवल पे काम करते रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। और अगर नहीं इसमें आपका कुछ अनुपात सही बैठता है तो हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो हर सिस्टम को पता है कि मुझे क्या काम, उसको जो काम किया हुआ है वो अपने आप करता है। जैसे कि हमारी सेना है ना, सेना में हमारी थल सेना, जल सेना, है ना, और वायु सेना, समझते हैं ना आप लोग। स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका काम बटा हुआ है ना। ये तो नहीं है कि जल सेना वाले कहेंगे अरे यार तुम स्थल सेना वाले कुछ नहीं करे, लाओ चलो तुम उधर चलो, तुम इधर आ जाओ, हम उधर करते हैं। नहीं, सबका काम अपना अपना बटा हुआ है, वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। अगर मतलब तीनों ही मिलजुल के काम ना करें तो हमारे देश में कोई भी जो है आक्रमण कर सकता है, कोई भी जो है हमारे को परेशान कर सकता है। तो सब अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं। वो बाहर रक्षा कर रहे हैं, अंदर दो जैसे पुलिस वो अपना काम कर रही है, बीएसएफ वाले अलग है। हर तरीके का जो सिस्टम मैं समझा रही हूँ, ऐसे हमारे बॉडी के सिस्टम्स होते हैं। सबका काम बटा हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं। ठीक है ना। अगर एक दूसरे में उन सबका आपस में मेल ठीक नहीं होगा तो फिर दिक्कत आती है। और इन सबको सबका काम अलग है। जैसे कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, वो ये करता है भैया, वो सबका जो है वो हेड है, वो सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो नर्वस सिस्टम है, कि भैया ये सब ठीक से काम करें, हमारा दिल ठीक से काम करे, हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करे, क्योंकि सब का ही जो है आपस में
एक समता से काम करना बहुत ही अनिवार्य है। तो कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, गिनती पे मत जाइएगा। कहीं पे सिस्टम्स, कोई सिस्टम को एक साथ पढ़ लिया जाता है, कहीं को कर, जैसे ऊ तक तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम्स की गिनती हम नहीं कहेंगे, कहीं पे 12 है। अब जैसे यहाँ पे 12 है, कहीं पे आप 9 पढ़ेंगे, कहीं पे 10 पढ़ेंगे, कहीं पे 11 पढ़ेंगे। बात सिर्फ समझने से है, गिनती से नहीं है। तो सबसे पहले जो कि हमारे शरीर का कंट्रोलिंग सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद यहाँ पर है हमारा श्वसन तंत्र, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका काम क्या है, श्वासों को भरना या बाहर की जो है वायु को शरीर के भीतर लेके जाना और फिर बाहर निकालना। फिर हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हमारा ग्रंथियों का जो, हाँ, हमारा इसमें हमारी अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो कि नर्वस सिस्टम की तरह ही हमारे बॉडी के जो है ग्रोथ को भी कंट्रोल करती हैं। ये हमारी होती है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतरस्रावी ग्रंथियां तो का तंत्र। फिर हमारा एक लिम्फेटिक, उसको हम इम्यून सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर जो है शरीर में काम होता है। फिर हमारा है इंटीग्युमेटरी सिस्टम, वो हमारा स्किन, हेयर, नेल्स, वो सब इसमें आते हैं। कई बार वो हमारे इम्यून सिस्टम में भी कहीं पर इनको उसी में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारे शरीर की रक्षा में ही काम करते हैं। तो कई बार इस सिस्टम को उसमें भी डाल दिया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आप गिनती के ऊपर ध्यान मत करना। फिर है हमारा पेशीय तंत्र, जो कि है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम शरीर की पेशियों के बारे में बात करते हैं। शरीर का जो ढांचा कौन खड़ा करता है, हमारी हड्डियां खड़ी करती हैं, उनके विषय में पढ़ना। हम जो वो हमारा होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम, ये पूरी हड्डियां हैं हमारी। फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, इसमें हमारे पूरे शरीर में रक्त के जो है वो पूरा प्रवाहित रहे, उसको करा जाता है। फिर हमारा पाचन तंत्र है। फिर हमारा जो है विसर्जन तंत्र, मूत्र विसर्जन तंत्र है बेसिकली। तो कई जगह इसको यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं। और फिर हमारा प्रजनन तंत्र, इस अपने जीवन की लड़ी को हमें आगे बढ़ाना है, आगे नए जीवन को देने का काम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी रहती है। तो ये हमारे शरीर के अलग अलग जो है तंत्र हैं, बॉडी सिस्टम्स हैं। अब यहाँ पर सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में बाद में ही करेंगे, ठीक है। मैं दूसरी स्लाइड एक बार शेयर करती हूँ। अभी दिखी क्या आपको? नहीं, रुकिए, मुझे इसको स्टॉप करके दूसरी पर। मैम स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं मैम? अस्थि तंत्र। ओके, थैंक यू। अस्थि तंत्र, या थैंक यू मैम। अभी आपको दिखाई दी नई स्लाइड? नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड टर्मिनोलॉजी वही दिख रहा है। ठीक है। मैम नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे मैम? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अब हमें शरीर में हम अलग अलग विषयों के बारे में जब जानेंगे, अंगों के बारे में, ऊतकों के बारे में, अलग अलग जो हमारी कोशिकाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें इसकी जानकारी समझनी ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर के जो एक, हम उसको डायरेक्शन या पोजीशन हम मान के चलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन हम उसको कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्लाइड दिखाई दे रही है ना आपको? हिंदी का पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा मैम। देखिए, जो भी नोट्स की बात करेंगे, जो भी ये सब पीडीएफ की बात करेंगे, तो उस विषय में एक बारी आप
जो है जितेंद्र भैया से बात करिएगा, या फिर मैं एक बार उनसे बात करके फिर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये कैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के, अभी हमने अंदर के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए, इतने सारे अंग होते हैं, हड्डियां हैं, हमारा हृदय है, ये है। लेकिन अगर हम बाहर की तरफ भी हम देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं हमारा शरीर जो है उसके अलग अलग पार्ट्स, हम उनको देख के चलते हैं। तो वो सब क्या है, हमारा जो है यहाँ पे आप देखोगे कि तो हमारा सर है ना, और हमारा फिर गर्दन है, हमारी आंखें हैं, हम नाक है, होठ है, कंधे है, छाती है, कोहनी है, बाजू है, हमारा जो पेट, जो मैंने कहा था पेट, जो हम इसको हम करते, पर स्टमक हम ऊपर से नहीं देख सकते है ना, तो हम स्टमक कह देते हैं। हमारे हाथ हैं, हमारी जंघा है, हमारे घुटने हैं, हमारी जो टांगे हैं, हमारे पैर हैं, तो ये हमारे शरीर के ये अलग अलग जो है, हम इनको भी अंग ही कह देते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं। अंदर हम देखते हैं तो हमारे अंदर के असल में अंग इस तरह के थे जो अभी हमने देखे थे, मस्तिष्क है, हृदय है, पेट है, पैनक्रियाज है, ब्लैडर है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन हम बाहरी तौर पर अगर हम शरीर के रचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम देखते हैं उंगलियां हैं, बाजू है, हाथे हैं। तो कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, कैसी है, मतलब उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है, अब मैं आपको पढ़ाऊं कि मैं आपको कैसे बताऊंगी कि हमारा पेट कहाँ पर होता है, तो उसके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है। अगर मैं बताऊंगी जो पेट है ना हमारा हृदय के नीचे है और हमारा थोड़ा सा बाईं तरफ है, तो एग्जैक्टली किसी चीज की लोकेशन को बताने के लिए तो हमें उससे पहले अपने शरीर की जो हम पोजीशन के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें, या क्या होता है कि जब आप उस चीज के बारे में आप या तो मरीज को, जैसे आप लोग योगा सिखाने जाओगे, किसी को बताओगे या किसी को पढ़ाने भी जाओगे, तो आपको बताने में आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे, या एग्जैक्टली हम उसी को, अब मैं कहूंगी कि आप है ना अपने जो है गर्दन को जो है आप ठुड्डी जो है कंठकूप में लगाकर जो जलंधर बंद करिए और अपने हृदय पे हाथ रखिए। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, बताना चाहिए हृदय है, और वैसे तो यूजुअली सबको पता होता है हृदय हमारा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़े तो आप कहाँ बताएंगे, है ना। तो आप एल्बो कहाँ है, कोनी, तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं, जो मूवमेंट है शरीर की वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी है, हमारे सबके शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, सबके बैठे हुए ना सब लोग, लेटे हुए तो नहीं Yes, ma'am. है ना। जी मैम। हाँ, तो उस हड्डी को आप कितनी दिशाओं में यूज कर सकते हो, आप योग अभ्यास करते हो ना, तो कितने तरह के हम जो है आसन उसके माध्यम से करते हैं, या उसकी कितनी मूवमेंट्स हो सकती है हमारी स्पाइन की। Front, back, side. फॉरवर्ड, रिवर्स, और फिर उसके बाद जैसे विपरीत कड़ी में कर सकते हैं मैडम। बट रिप्स का मोमेंट, जो फ्लोटिंग रिप्स हैं नीचे का, वही मोमेंट होते हैं, बाकी के तो स्टडी होते हैं मैडम। रिब्स की बात नहीं कर रही मैं, आपकी रीढ़ की हड्डी की बात कर रही हूँ। रिब्स आपकी पसलियां होती हैं, मैं आपकी वर्टिब्रास की बात कर रही हूँ। आपकी स्पाइन की कितनी मूवमेंट होती हैं? Forward, backward, and sideways. यस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, और साइडवेज में भी तो कौन कौन सी होती हैं? क्वेश्चन नहीं समझा मैम मुझे। आपने Side साइड में- बोला, कौन सी साइड? साइड भी तो, लेफ्ट एंड राइट मैम। लेफ्ट राइट। यस वेरी गुड, लेफ्ट एंड राइट। तो हम उसको बोलते हैं लेटरल बैंडिंग, करते हो ना आप आसन, त्रिकोण आसन, लेटरल बैंडिंग, है ना। आप कहते हो ना दोनों पैर खोलिए, दोनों हाथ अपने कंधों के समांतर साथ में लेकर आएंगे, और फिर आप अपनी दाईं तरफ जो है झुक जाएंगे, लेटरल बैंडिंग, राइट साइड। अपोजिट डायरेक्शन में जब उसी आसन का काउंटर पोज करते हो तो लेफ्ट साइड पे होता है, क्या होता है, उसको हम लेफ्ट साइड लेटरल बैंडिंग। कितनी हो गई? 4। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट लेटरल, और राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेटरल। बस यही होती हैं, सोच लो।
मैम रीढ़ की हड्डी के थ्रू तो यही होती है। हड्डी चक्रासन करते हैं आप लोग, वक्रासन करते हैं, Twisting, ma'am, twisting. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sorry. है ना, ट्विस्टिंग, है ना। तो ये सब चीजें करते हैं। तो आपको जानकारी समझने के लिए तो हमारे को जितने हमारी बॉडी की कितनी मूवमेंट्स हैं, हमारे कितने बॉडी के अंदर कितने कितने रीजन है, हम अपर रीजन, लोअर रीजन, ये हमारी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी होती है बेसिकली। थोड़ी सी ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो हम इनके बारे में आज थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या ये सही है? नो मैम, नहीं मैम, बहुत आवाज क्लियर clear है, क्लियर मैडम, वेरी क्लियर। ठीक, ओके। हाँ, एक बच्ची बाहर बॉल से खेल रही है, परंतु मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। शायद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा आपको। चलिए, अपने मेडिकल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक हमारी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। हम जब भी, जैसे हम अपने योग में, आप कोई भी आसन शुरू करने से पहले क्या करते हैं? बेस पोजीशन लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं? Savakaya Sudogriv. हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कहीं पे समस्थिति, समकाया स्थिति, है ना, काया स्थिति, व्हाटएवर। तो ऐसे ही एनाटॉमी में जो हमारी होती है वो होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन आप जब किसी रेफरेंस है दिया जाता है, हम जब कभी भी किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे शरीर के बारे में, तो ये जो पहली पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये जो है व्यक्ति एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आप क्या देख रहे हो कि पैर बेसिकली साथ साथ ही हैं, हाथ बॉडी के साथ सटे हुए, दृष्टि सामने है, गर्दन सीधी है, बिल्कुल शरीर तना हुआ है, कंधे भी बिल्कुल उसके प्रॉपर ठीक है, जैसे कि आप साइड व्यू से देख रहे हो। और हथेलियों का रुख कहाँ है? सामने की ओर। सारी उंगलियां साथ में मिली हुई हैं, सटी हुई नहीं है, मतलब हथेलियां आपकी जंघा से नहीं मिली हुई हैं। हथेलियों का रुख जो है कहाँ है? आपकी ओर है, सामने की ओर है। तो दिस इज बेसिकली द एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, इसको हम रेफरेंस पे लेते हैं जब हमें किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ना है, तो हम इस पोजीशन को रेफर लेके ही चलते हैं। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। द पर्सन इज स्टैंडिंग अपराइट, वो आदमी सीधा खड़ा हुआ है, हाथ उसके साइड में जो है टंगे हुए हैं, आर्म्स हैंगिंग बाय द साइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, हथेलियां सामने की ओर, अंगूठा बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड द फीट आर स्लाइटली पैरेलल एंड टोड ओरिएंटेड टू द फ्रंट। पैर हमारे सामने की तरफ ही है, आपस में मिले हुए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? दिस इज अ बेस एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे कि आप समस्थिति में या जो भी काया स्थिति व्हाटएवर, है ना, समस्थिति जो हम बोलते हैं हमारी योग में ही होती है। एनाटॉमिकल प्लेन्स, अब हम अपने ना एक कुछ अपने शरीर को कुछ भागों में विभाजित करके इमेजिनरी लाइंस में ही, ताकि हमें वो पढ़ना आसान रहे, हम ऊपर किसको कह रहे हैं, नीचे किसको कह रहे हैं, आगे कौन है, पीछे कौन है, तो हम शरीर को कुछ लाइंस में ऐसे विभाजित कर लेते हैं। ये देख रहे हो आप, प्लेन्स बोलते हैं, ये हम अपने ख्याल में ही सोचते हैं। तो कहाँ पे किस चीज को है, तो उसको करने के लिए हम कुछ प्लेन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इमेजिनरी प्लेन्स दैट इंटरसेक्ट द बॉडी, जैसे हमारे शरीर को काट दिया हो एक लाइन से, लेकिन वो हम सोचते हैं, तो वो क्या करती है कि अलग अलग हमारे शरीर के अंगों को समझने के लिए जरूरी होती है। तो ये अलग अलग तरीके के प्लेन्स होते हैं, अभी उनके बारे में हम देखेंगे, डिटेल में अभी पढ़ते हैं। फिर होती है डायरेक्शनल टर्म्स, जैसे कि हम बोल रहे थे राइट और लेफ्ट, है ना, ये हम बोल रहे थे कि आगे है या पीछे है, जो हम करते हैं। तो ऐसे ही डायरेक्शनल, जो कि डायरेक्शन की बताया, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, इंग्लिश में ही हम बोलते हैं, फॉरवर्ड है, बेंडिंग है, कहाँ है, साइड पर है, कौन सी साइड पर है, बीच में है, साइड पर है। तो ये हमारी डायरेक्शनल टर्म्स भी होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो काफी सारी है, अभी देखते हैं। फिर होती है मूवमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा कि आपकी स्पाइन की कितने प्रकार की मूवमेंट होती है, आपने 5 प्रकार की मूवमेंट बताई,
5 प्रकार की बताई ना, आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, साइड पर झुकते हैं, दाईं तरफ, साइड पर झुकते हैं बाईं तरफ, और फिर हमारी कमर जो है घूमती भी है, रोटेशन भी होता है। तो यही अलग अलग तरह के रोटेशन होता है, इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, वो हम देखेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सब किस तरह के होते हैं, कैसे उस डायरेक्शन को हम समझते हैं वो। फिर एनाटॉमिकल रीजन, हमारे उसमें अलग अलग जगह बटी हुई है, जैसे हमारा सर है, मेरा जो है हृदय क्षेत्र है ना, जहाँ पे मेरे फेफड़े हैं, फिर मेरा उदर क्षेत्र है। तो कुछ कुछ क्षेत्र हमारे शरीर में जो है विभाजित कर रखे हैं, जहाँ पे हमारे कौन से अंग वहां पर उपस्थित है। अगर कोई पूछता है, अगर अब मैं कहूंगी कि जो मेरा पेट है ना, वो मेरा स्टमक, उदर, उदर कहाँ पर, या जिगर, मैं कहती हूँ कि मेरा जो जिगर है कहाँ पर स्थित है, मेरे चेस्ट में तो नहीं हो सकता ना, मैं बताऊंगी कौन से रीजन में, पेट में है ना, पेट में। फिर मैं बताऊंगी कि राइट साइड पर है, तो वो रीजन बटे हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, अब हम देखते हैं उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स है, दाईं और बाईं और सब जानते हैं। अगर हम अपने शरीर को एक मध्य रेखा से, एक जो हम अपने इमेजिनरी लाइन से सोचते हैं कि डिवाइड हो रही है, हमारे शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है, एक बीच की रेखा, तो हमारा एक साइड कौन सी होती है, दाईं साइड जो राइट साइड होती है, बाईं साइड वो हमारी लेफ्ट साइड होती है। ये सबको समझ आ गया, सिंपल सी बात है। अब जो उस मध्य रेखा के पास कोई भी चीज होगी, चीज यहाँ पर अंगों की हुई मैं बोलूंगी, आपको मत सोचना कि कोई और है, आप ही के शरीर का सब सामान के बारे में ही बोला जाएगा, अंग है या जो भी हमारे कोशिका है, ऊतक है, वॉटेवर, अंग ही बोलूंगी। तो वो हमारा क्या होगा, मीडियल, बीच वाली लाइन की तरफ, मिड लाइन की तरफ मीडियल, और जो बीच वाली लाइन से बाहर की तरफ जाएगा वो होगा लेटरल। तभी मैंने अभी क्या बोला था, अभी जब आपको मैंने त्रिकोणासन की बात करी थी कि हम साइड पर बेंड होते हैं, पीछे तो बेंड नहीं होंगे ना, साइड पे बेंड होते, तो मैंने क्या शब्द यूज किया था, लेटरल बेंडिंग, कि साइड पर बेंड हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बीच की तरफ बेंड नहीं हो सकते हैं ना, तो साइड पर, तो हम वहां पर भी लेटरल बेंडिंग। अब राइट लेटरल बेंडिंग या लेफ्ट लेटरल बेंडिंग, तो जो हमारे शरीर, ये तो मैंने मूवमेंट की बात करी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मीडियल और लेटरल आप समझ गए हो, ठीक है ना, ये मिड लाइन है, राइट लेफ्ट समझ गए हो। अब हम समझेंगे डिस्टल और प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है। डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे है, दूर है, दा से दूर, दा से डिस्टल, पास से पास, पास से प्रॉक्सिमल। अब हम हाथ पैरों की बात के बारे में, यूजुअली हाथ पैरों में ही हम इस चीज को समझते हैं कि, या कहीं पे भी खैर हो सकती है, कि कोई भी अंग जो है एक दूसरे से, अगर जब हम समझते हैं कि भाई कौन से कलाई या कोहनी के बारे में ही जैसे आप पढ़ रहे हो, या उंगली और हथेली के बारे में पढ़ रहे हो, तो कौन सी डिस्टल है, कौन सी प्रॉक्सिमल है, तो वो जो जैसे जहां से वो अंग जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, कंधों से जुड़ा हुआ है हमारे हाथ, तो जो कंधे के पास वाला जो भी उधर का बॉडी पार्ट होगा वो हमारा होगा प्रॉक्सिमल, पास से पास, प्रॉक्सिमल, जहां जोड़ के पास। और जो उससे दूर, क्योंकि शरीर के पास, यहां से ही शरीर के पास है, हाथ को पास लाने से या शरीर के पास नहीं हो गया, आपका हाथ जो है कंधे से जुड़ा हुआ है आपके शरीर से, जो आपका पूरा ये देखो बाजू जो है ना, तो उस जोड़ के पास वाले जो भी होंगे वो हमारे प्रॉक्सिमल होंगे, और जो उधर से दूर होंगे वो होंगे क्या, डिस्टल। ऐसे ही ये पैर है, ठीक है ना, पैर में अगर आप जो भी आप देखोगे, कहाँ से हमारे पैर शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हिप जॉइंट से। अगर ये जो हिप जॉइंट जो है ये हमारा यहाँ के जो इसके पास होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल होगा, और जो दूर होगा वो डिस्टल होगा, ठीक है। साइड वाली पिक्चर में हम देख लेते हैं, ये हमारा, हाँ अभी हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल, हाँ जी अमी जी बताइए। मैम यानी आप ऐसे कह रहे हैं जो जंघा का पार्ट है वो प्रॉक्सिमल होगा और नी के नीचे है वो डिस्टल होगा, ऐसे कहने का मीनिंग यस है? बिल्कुल, लेकिन हम हाँ सिर्फ उसको नहीं कहेंगे, अगर हम 2 चीजों के बारे में समझते हैं, मान लो मैं आपको कहती हूँ आपके शरीर में टखना है, टखना समझते हैं, नहीं मैम, टखना हमारा एंकल होता है। ओके आप मैम। योग में हैं, लेकिन योग में मुझे एक्चुअली ये लगता है कि योग में हम लोग अपने शरीर की काफी जानकारी लेते हैं जब हम
योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि हमारे काफी सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे दिक्कत आएगी मैं बताऊंगी। हाँ जी लवी जी। मैम जैसे आपने लेटरल का बताया कि हम साइड ट्विस्टिंग करते हैं, इसमें मीडियल का एग्जांपल क्या होगा? मीडियल का कोई अभी फिलहाल एग्जाम्पल नहीं है, आगे कुछ ऐसे मैं उसकी जानकारी दूंगी, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, अभी बताती हूँ जब कोई ऐसे ऑर्गन के बारे की बात आएगी, ठीक है। अभी आप डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बारे में बताओ कि अगर टखना है और पैर की उंगलियां हैं, दोनों में से कौन सा प्रॉक्सिमल होगा और कौन सा डिस्टल होगा? पैर की उंगलियां डिस्टल होंगी और जो हमारा एंकल है वो प्रॉक्सिमल होगा। वेरी गुड, समझ गए। अगर अब मैं बात करती हूँ कि पैर का टखना, टखने का याद कर लो, अपनी चुन्नियों में अपने रुमालों में गांठ बांध लो, टखने का मतलब होता है एंकल। और आपका जानू, जानू कौन? तू मेरा है जानू नहीं, आपका घुटना। वेरी गुड, शुक्र है ये पता है आपको। अब आपके टखने और जानू में से कौन सा डिस्टल है और कौन सा प्रॉक्सिमल है, ये बताइए। एंकल जो है डिस्टल है और प्रॉक्सिमल घुटना है और घुटना प्रॉक्सिमल है। जी समझ गए, मुझे लगता है शायद सभी समझ गए। तो आप समझ गए कि हमारे बॉडी की पोस्चर को हम कैसे समझेंगे। अगर मुझे पढ़ाना है, कोई मैं बात करती हूँ, तो आपको रिलेशन में एक अंग को दूसरे के अंग के अनुपात में समझने के लिए आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी चाहिए, ठीक है। अभी हमने बात करी मीडियल और लेटरल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, मीडियल और लेटरल की बात कर रहे थे। अगर अब मैं बोलूंगी कि आपकी आंखें नाक के कंपैरिजन में कौन सी मीडियल है और कौन सी लेटरल है? मैम नाक जो है मीडियल है और लेटरल हमारी आंखें हैं। यस, वेरी गुड। अगर अब मेरी आंखें और मेरे कान दोनों में से कौन सा मीडियल और लेटरल है? तो आंखें मीडियल हो जाएगा और लेटरल हमारे ईयर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सब समझ गए। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। कंपैरिजन में ये हमें सोचना है, राइट? हाँ, कंपैरिजन में ही सोचना है, ये चीजें कंपैरिजन के लिए ही आपको समझनी है। आप क्योंकि उस अंग की पोजीशन के बारे में समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि दिल्ली कहाँ स्थित है, तो दिल्ली आप कैसे बताओगे? और दिल्ली में मान लो मैं आपको कोई जगह बताती हूँ, आप दूसरे के कंपैरिजन में ही तो बताओगे ना। मैं कह दूं कि जी दिल्ली जो है ना वो तीनों राज्यों के बीच में पड़ती है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है और एक तरफ जो है यूपी है, और जमुना जी बहती है। अब जमुना जी दिल्ली में किस साइड पे बहती है, ये थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। कि अगर दिल्ली में आप उत्तर की तरफ से देखते हो, ठीक है ना, उत्तर की तरफ से देखते हो, तो वो हमारे किस साइड पर आती है? राइट साइड पे जमुना जी आती है। अगर उत्तर से आप देखते हुए आ रहे हो, है ना, ऊपर से देखोगे तो राइट साइड पे है। अगर आप वो सोचो कि आप देखी दक्षिण की तरफ रहे हो, तो आपके लेफ्ट हो जाएगी। पोजीशन की बात हो गई ना, वो समझाने के लिए, समझे? तो अब इसको सेंटेंस में आपने जब भी टकना और जानू का बताए, तभी आप वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कौन सा? नहीं, अरे सुनिए, ये अभी क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही। ना ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, समझ टकना, हाँ नहीं, आप अपनी अभी जो मैं समझाना चाह रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आएगा। आपको बेसिक जानकारी तो हो ना। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ मैम। हाँ, जैसे आपने कैसे कहा कि आंखें और कान में मीडियल कौन सा है और लेटरल कौन सा है, तो वो समझ में आ गया, क्योंकि मिड लाइन के जो नजदीक है वो आंखें है और दूर है वो कान है, इसलिए वो ऐसे हो गया। वैसे ही डिस्टल और प्रॉक्सिमल में जब आपने घुटना और एंकल का जो बताए थे, उसमें हम कैसे यानी जाने के अगर हम एंकल और घुटना लेते हैं तो कौन सा डिस्टल है और कौन सा प्रॉक्सिमल है? तो हमने हिप जॉइंट से मूवमेंट आप पता लगा सकते हैं। हिप जॉइंट से जो पास होगा तो वो प्रॉक्सिमल होगा और जो दूर होगा वो डिस्टल होगा। तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे। हाँ, अभी सब प्लीज म्यूट हो जाइए। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो शरीर का अंग कहाँ से जुड़ा हुआ है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल यूजुअली अगर हम हाथ पैर की देखेंगे तो ये देखेंगे कि आप उसको शरीर कहाँ से जुड़ा हुआ है, समझ गए? कौन सा, ये हाथ और पैरों में ही यूजुअली यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता। पहली बात आप ये सुन लीजिए, हाथ और पैरों में ही डिस्टल और प्रॉक्सिमल की बात यूज होती है, ठीक है? यानी हिप जॉइंट से हमको कंपेयर करना है मैम, राइट? यानी हिप जॉइंट से हमें उसको कंपेयर करना है, जहां से शरीर से जुड़ा हुआ है ना। हाँ जी, जहां से जुड़ा हुआ है वहीं से कंपेयर करना है। ओके मैम, अभी क्लियर है मैम, थैंक यू। ओके।
ठीक है, अब हमारा जो दूसरी बात होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर की, और ये क्लास हमारी कितने बजे तक है, प्लीज मुझे कोई बताएंगे। मैम 5:15 स्टार्ट हुई है तो 6:15 एक आपकी घंटा कोई है। क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? जी नहीं, अभी 8 o'clock है, 8 o'clock। ठीक है, ओके। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब पोर्शन जो कि आगे की तरफ, आ से आगे, आ से एंटीरियर, और पा से पीछे, पा से पोस्टीरियर, मतलब आप इन टर्मिनोलॉजी को ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आगे का जो हिस्सा है जो कि हमारे सामने की तरफ का हिस्सा है, हम उसको एंटीरियर कहते हैं, और जो पीछे वाला जो है वो हमारा कहते हैं हमारा पोस्टीरियर है। अब हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी जो चेस्ट है वो हमारी बैक से क्या है, एंटीरियर है, और हमारी बैक जो है वो हमारी पोस्टीरियर है। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और नोट करें, एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, और पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। डॉर्सल मतलब जो हमारा पीछे का जो हिस्सा होता है ये हमारा डॉर्सल होता है, और वेंट्रल हमारा आगे का हिस्सा होता है। और इसी को हम सुपाइन और प्रोन पोजीशन भी कह देते हैं। जब आप शवासन में लेटते हो तो कौन सी पोजीशन होती है आपकी? डॉर्सल। डॉर्सल, या उसको हम बोलेंगे सुपाइन। सुपाइन मतलब स्पाइन से रिलेटेड होगी, कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपनी स्पाइन पर हो तो वो स्पाइन पोजीशन या डॉर्सल पोजीशन। या अगर आप जो है अपने पेट के बल आ जाते हो मकर आसन में तो आपकी कौन सी पोजीशन होती है? प्रोन पोजीशन। प्रोन मतलब आपके पेट पे, तो वो आपका शरीर जो धरती पे कौन सा पोस्चर लग रहा है, एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद हमारी आती है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर जो होता है, जो हमारे हेड की तरफ जो चीज होती है, कोई भी पार्ट है वो उसके पास जो है वो सुपीरियर होता है, और जो पैर की तरफ जो पार्ट होता है वो इंफीरियर होता है। इज इट ओके? क्लियर है? अब आप ये बताइए कि जो हमारी गर्दन है और हमारा घुटना है, कौन सा सुपीरियर है और कौन सा इंफीरियर है? गर्दन सुपीरियर और घुटना इंफीरियर। घुटना इंफीरियर। जी, क्लियर है? सिंपल सी बातें हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहीं पर है हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर, आप समझ चुके हो। एंटीरियर को क्या बोलते हैं हम? बोलो भाई। एंटीरियर को वेंट्रल। और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था सुपीरियर, और हमारा जो सर के तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर। जो पैर की तरफ जो चीज जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर। बीच की रेखा की तरफ जो होती है वो क्या होती है? मीडियल। बीच की रेखा से दूर जो होती है वो लेटरल होती है। जो हमारे शरीर के हाथ और पैर पे ही यूजुअली आता है, जो जहां से शरीर जुड़ा हुआ है उसके पास वाला होता है प्रॉक्सिमल, और दूर वाले को क्या कहते हैं? डिस्टल। एक और आती है सुपरफिशियल और डीप। अब सुपरफिशियल में क्या है कि जो ऊपरी सतह पर है, जो ऊपरी सतह पर है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, और जो अंदर गहराई में है वो है डीप। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है और हमारी हड्डी है, तो आपको ये बताओ कि हड्डी हमारी सुपरफिशियल है या स्किन हमारी सुपरफिशियल है? स्किन। और डीप क्या है? हड्डी। हमारी बोन जो है वो डीप है। ऑर्गन भी कोई भी ऐसे हमारे हो सकता है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके ही फिर से वही बात समझाई हुई है। एंटीरियर, एक मिनट डोर क्लोज कर दो। एंटीरियर टुवर्ड्स द, क्या था एंटीरियर? आगे की तरफ जो था, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो आगे की तरफ हमारा होता है ना? यही था ना? इसको मैं जूम कर रही दिखाती हूँ। पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। हाँ, ठीक है। पहले था जो वैसा ही है मैम, पहले था वैसा ही है। वैसे ही है, मुझे ही दिख रहा है फिर ये पूरा। बट ये ठीक है, ये विजिबल है अच्छे से।
फिर पूरी पिक्चर नहीं आएगी, ठीक है। चलो, एंटीरियर जो है वो है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, आगे की तरफ जो होता है एंटीरियर होता है। इसका एग्जांपल देके क्या समझाए, जैसे कि आपका नी कैप, घुटना जो होता है, घुटने की जो हड्डी होती है ना हमारी आगे का, जिसको हम ढक्कन बोल देते हैं, इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, है ना, आगे की तरफ ही होती है ना हमारे पैर की जो ढक्कन जो होता है घुटने की, पीछे तो नहीं होती ना, आगे की तरफ ही है। वो कहाँ है, एंटीरियर है। सब जानते हैं नी कैप को? यस मैम। ओके, अब हम पोस्टीरियर की बात करते हैं। पोस्टीरियर क्या है, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। अब उसमें क्या है हमारा, द शोल्डर ब्लेड आर पोस्टीरियर टू द रिब्स, हमारी पसलियां आगे हैं और पीछे हमारा जो शोल्डर ब्लेड, आप समझते हो, जो हमारी स्कैपुला बोन होती है। जब आप गौमुखासन करते हो, गौमुखासन करते हो या आप मंडूकासन कहूंगी, मंडूकासन जब आप करते हो तो पीछे जो आप अपनी हथेलियां रखते हो ना, एक फ्लैट आपकी चपटी हड्डी होती है, वो होती है आपकी शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला। वो कहाँ है, पीछे की तरफ ही होती है, इसलिए वो कहाँ हो गई आपकी, पोस्टीरियर। ओके, ठीक है। अब हमने सुपीरियर की तरफ देखा था, टुवर्ड्स द हेड। अब जैसे कि हमारा हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक, अब हमारा पेट और उदर, पेट हमारा कहाँ पर होता है, उधर हमारा होता है यहाँ पर, और हमारा दिल कहाँ पर होता है, बीच में। पॉइंटर से आप देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा अगर हृदय यहाँ पर है, उधर उसके ठीक यहाँ पर ही है, तो कौन सा सुपीरियर होगा, कौन सा इंफीरियर? हमारा हार्ट जो है वो सुपीरियर टू द स्टमक होगा और स्टमक इज इंफीरियर टू द हार्ट। ओके, समझ आया? ठीक है। अब इंफीरियर की बात है, टुवर्ड्स द फीट, पैरों की तरफ जो चीज होती है उसको हम इंफीरियर बोलते हैं। द चेस्ट इज इंफीरियर टू द नेक, यहाँ तो ये उसकी बात थी। अब हमारी गर्दन है और हमारी छाती है। अब गर्दन हमारी जो क्या हो गई, हमारी गर्दन जो है सुपीरियर है और हमारी चेस्ट क्या है, इंफीरियर टू द नेक है तो बहुत चीजों से भी, लेकिन हमारी छाती बहुत चीजों से सुपीरियर भी है। लेकिन हम दो चीजों के रिलेशन में अगर हम बात करेंगे ना, तो गर्दन से तो नीचे है लेकिन हमारे उदर से ऊपर है ना। तो ये रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए हमें ये सब चीजें आती कि छाती कहाँ है। अब हम समझ गए कि गर्दन और जो है हमारे पेट के बीच का जो हिस्सा है वो हमारे छाती का है, वो हमारा नेक का इंफीरियर है और स्टमक से सुपीरियर है। इज इट ओके? समझ गए आप लोग? अब हम बात करते हैं मीडियल की। मीडियल हमने क्या देखा था, जो बीच की जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन के पास जो भी होता है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब जैसे हमारे ये पैरों की उंगलियां हैं, अब इसमें जो हमारे जो सबसे बड़े जो पैर का अंगूठा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे टुवर्ड्स द मीडियल ऑफ द बॉडी है ना, वो बीच की तरफ है। और जो सबसे छोटी उंगलियां पैर की वो कहाँ है, लेटरल साइड। ओके, ऐसे हमारे हाथ इन्होंने इसमें इधर से दिखाए, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे हाथों की पोजीशन क्या थी, ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैर का अंगूठा तो मीडियल है, लेकिन हाथ का अंगूठा क्या है यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन में, बोलिए? लेटरल है। लेटरल है, ठीक है। इसमें पोजीशन वो दिखा दी है, लेकिन हमारे इसमें भी होता है, लिखा भी होगा लेटरल में है। द थंब इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हैंड, तो वहां पे हमारा लेटरल हो जाता है। ओके, अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रॉक्सिमल क्लोज टू द ट्रंक और द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, या डिस्टल फर्दर फ्रॉम द ट्रंक और द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। तो हमारा हिप इज प्रॉक्सिमल टू द नी। अगर हम हिप और नी की बात करते हैं तो हिप हमारा प्रॉक्सिमल है और नी हमारा डिस्टल है। और अगर यहाँ पे डिस्टल की बात फिर से करते हैं तो रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं अच्छे से एग्जांपल देके पहले। अब हम सुपरफिशियल और डीप की दोबारा से बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल जो क्लोजर टू द सरफेस होता है, डीप होता है अंदर गहराई में, फर्दर फ्रॉम द सरफेस। तो स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल, मसल अंदर होती है, स्किन चमड़ी बाहर की तरफ होती है। या हम दूसरे एग्जांपल में देखेंगे डीप में, तो लंग्स आर डीप टू द रिब्स। अब हड्डियों के भी अंदर हमारे अंदर अंग छुपे हुए ना, तो हड्डियां हमारी ऊपर हैं, रिब्स हमारी ऊपर है, लेकिन अंदर क्या है, लंग्स। लंग्स आर डीप टू द रिब्स। किसके कंपैरिजन में बता रहे हो ये भी बताना पड़ता है। इज इट ओके? यस मैम। चलिए, तो आज को हम यहीं पे विराम देते हैं, 7:15 क्योंकि हो चुके हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ लीजिए, 1 मिनट।